नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर जान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मजाक में। जी जनाब। और आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम में हमेशा हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी शख्सियात से कि जिनकी बातें सुनना और जिनसे मिलना आप चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। तो आज हमने एक बहुत मज़ेदार शख्सियत का इंटरव्यू के लिए एक एहतमाम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ जब उनसे हमारी बातें होंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक ख़ास बात उनके बारे में आपको मैं बताता चलूँ और वो ये, जनाब के 3 शादियाँ उनकी हो चुकी हैं। कितनी? 3 शादियाँ। चौथी शादी के लिए घर से बारात लेकर निकले थे तो हमने रास्ते में ही उनको ऐसे दबोच लिया और उनको लेकर आ गए। वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर हमने जब उन्हें लालच दिया कि हम आपको एक बहुत बड़ी सी मुंह दिखाई देगा, तो बस मुंह दिखाई का सुनते ही मौसूफ यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले आए हैं। और सुना है कि ढम ढमाटम स्टूडियो के बाहर बाराती मौजूद हैं और वो यहाँ पर हमें इंटरव्यू देने के लिए अचल लम्हों बाद यहाँ मौजूद होने वाले। ओ लो लीजिए नाजरीन, वो आ गए नाजरीन, आ गए ये। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वासलाम भैया, वासलाम। वैसे हमें इंतहाई हैरत हो रही है कि जब आपको पता है कि हमारी 3 शादियां हो चुकी हैं तो उसके बावजूद आप हमसे हमारे हालात पूछ रहे हैं। वाह मेरे भैया, वाह, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइएगा कि शादी कब हुई थी आपकी पहली शादी? शादी कब हुई थी? नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे शादी कब हुई। हैरत है, यानी कैसे आदमी हैं आप, आपको अपनी शादी की तारीख याद है? मेरी जान, मैं सिर्फ अच्छे और खुशगवार वाक़यात याद रखता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि शादी जो हुई आपकी वो आपकी पसंद से हुई थी? नहीं, अम्मा की पसंद है। शादी आपकी और पसंद अम्मा की, बात कुछ समझ नहीं आई। असल में हमारे घर में होता ये है कि हमारे घर में हर काम अम्मा की मर्जी से होता है। अब जैसे शायद ने क्या कहा था कि ले सांस भी जरा आहिस्ता, मगर हमारे घर में होता है ले सांस भी अम्मा की मर्जी से। और तुम तो जानते ही हो, जो हुक्म होगा सरकारी वही पकेगी तरकारी। ओहो, तो ये मामला थे, ये कहानी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में हुकूमत अम्मा की है और अब्बा आपके अपोजिशन में है। नहीं, अब्बा अपोजिशन में नहीं, बहुत बुरी पोजीशन में है। अच्छा चलें, ये बातें तो हो गई। साबिर मियाँ ये बताइएगा कि बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे याद नहीं है, कभी गिने नहीं, क्योंकि गिनने से जरा बरकत खत्म हो जाती है ना। बस ये है कि कभी किसी गली से गुजरता हो ना तो भागते हुए आते हैं और अब्बा के लिपट जाते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा ये गली भी अपनी है। अच्छा अरे हाँ, एक बात याद आई नाज़रीन, एक बात याद है, वो भी पूछते हैं। ये बताइएगा कि आपके बारे में हमें मालूम हुआ था कि एक शादी आपकी होते रह गई, तो वो क्या मामला था? हाँ, ऐसा भी हो चुका है भैया। हमारी एक शादी होते रह गई, और किसकी वजह से रही वो भी पूछो। किसकी वजह से? कौमी क्रिकेट टीम की वजह से। ये कैसी अजीब बात कही नाज़रीन इन्होंने कि भला कौमी क्रिकेट टीम से आपकी शादी का क्या ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे भाई, बहुत गहरा ताल्लुक है। असल में हुआ ये, अब जरा सुनो कहानी। हुआ ये कि जिस दिन हमारी बारात थी उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। अब भाई शादी वाले दिन की सुबह हमारे ससुर का फोन आया, कहने लगे बेटा अगर पाकिस्तान में जीत जाए तो आ जाइए बारात लेकर, वरना मत आइयो। अबे भाई ये सुनना था कि मैं से पहले ही मुसल्ला बिछा कर बैठ गया
ابے ساری قوم کی دعائیں ایک طرف اور میرے اکیلے کی دعائیں ایک طرف. اب صورتحال بڑی عجیب سی ہو گئی کہ اگر ہمارا کوئی کھلاڑی اتفاق سے ان کے کسی کھلاڑی کو آؤٹ کر دیتا تو ہمارے سسر کا فون آتا اور وہ کہتے کہ بیٹا بارات لے آئیے, تو بھی ہم خوش ہو جاتے. اچانک جب ان کا کھلاڑی ایک چھکا لگا دیتا تو فوراً سسر کا فون آتا اور وہ کہتے بیٹا بارات مت لائیو. آپ یقین کیجئے پھر کیا ہوا, یہ جو ہماری قومی ٹیم کے 11 کھلاڑی ہیں ان سب نے مل کر تمہارے بھائی کی بارات رکوا دی. سسر کا آخری فون آیا, سسر کا, اور اس آخری فون میں انہوں نے جو کچھ کہا یار وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے بولوں. ذرا قریب آؤ, تھوڑا ذرا قریب آؤ. استغفر اللہ, توبہ توبہ, ایسی بات کہہ دی انہوں, توبہ توبہ. بالکل بھیا, کیا بتائیں, ایسا ہی ہوا. اچھا یہ بتائیے گا ناظرین, ایک سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اکثر پیدا ہوتا ہے اور نئی نسل تو شاید بہت زیادہ جاننا چاہتی ہوگی, وہ سوال کرتے ہیں اپنے صابر بھیا سے. صابر بھیا یہ بتائیے گا کہ یہ جو دولہا ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے منہ میں رومال رکھا ہوا ہے, تو یہ جو دولہا ہے یہ منہ میں رومال کیوں رکھتا ہے؟ نہیں, اگر منہ پر نہ رکھے تو پھر کہاں پر رکھے؟ اگر کوئی اور اس سے بہتر جگہ ہے تمہارے دماغ میں تو بتا دو. ارے نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی وجہ کیا ہوتی ہے منہ پر رومال رکھنے کی؟ اچھا, اب دیکھو یہ بات سمجھ میں آئی نا تمہاری کہ اب دیکھو اصل میں اس کی ایک بڑی تاریخ ہے اس کی کہ دولہا منہ پر رومال کیوں رکھتا ہے, سمجھ میں آ رہی بات تمہاری. اچھا ایک منٹ, ذرا میں تھوڑا سا ذرا دولہا اپنے آپ کو اچھا بنا لیا, تھوڑا سا یہ دامن گر رہا تھا. اچھا اب دیکھو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو دولہا تم نے پوچھا منہ پر رومال کیوں رکھتا, اس کی ایک بڑی تاریخ ہے. اچھا تاریخ میں ملتی ہیں اس کی 2 روایتیں, ٹھیک ہے, 2 روایتیں. پہلی روایت کے مطابق ایک دولہا جو بارات لے کر جا رہا تھا وہ تھا ایک سیاستدان, اب جناب اس کی بارات جس محلے سے گزرنی تھی اس محلے میں رہتے تھے اس کے ووٹر. اب اس کو بڑا خطرہ لگا, اس نے کہا کہ استاد پہلوان, اگر میں اس محلے سے جاؤں گا تو میرے ووٹر مجھے پکڑ لیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹریں ہماری ابل رہی ہیں, اور تم تو الیکشن جیتنے کے بعد واپس ہی نہیں پلٹے. تو اس نے کہا کہ یہاں سے بچ کے نکلنا ہے. تو وہ پہلا دولہا تھا جس نے اپنے ووٹروں سے منہ چھپانے کے لیے منہ پر رومال رکھنے کی روایت پائی. اچھا, اور وہ جو چلیں یہ بات تو سمجھ آ گئی, اور دوسری روایت؟ اچھا دوسری روایت پوچھ رہے ہو نا تم, ٹھیک ہے. دوسری روایت کے مطابق وہ پہلا دولہا کہ جس نے منہ پر رومال رکھنے کی روایت قائم کی, وہ پہلے دولہے کی کہانی پھر دوبارہ سنی. دوسری روایت بتا رہا ہوں میں تمہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ وہ جو ایک دولہا تھا اس کے آس پاس جتنے بھی باراتی بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت تو نہائے تھے کہ جب پیدائش کے وقت نہلایا جاتا ہے تب تو وہ نہائے تھے, اور اس کے بعد سمجھ لو بات کو, تو اس دولہے نے جب آس پاس کا یہ ماحول دیکھا تو اس نے منہ پر رومال رکھ لیا ایسے کر کے. تو یہ دوسری روایت ملتی ہے. اچھا اب چلتے ہیں بیویوں کی طرف. خواتین متوجہ ہو جائیں, اب ذرا آپ کی جنگ بھی لڑ لیں. صابر میاں یہ بتائیے گا کہ بیویوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب جب وہ شادی ہو کر آتی ہے, نئی نئی دلہن ہوتی ہیں, تو بڑے ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جو شوہر ہوتا ہے اس کا رویہ بدلتا چلا جاتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو بھائی بات تو یہ جو بیویاں جو بات کر رہی ہیں نا, بات ان کی جائز ہے, غلط نہیں ہے.
मगर होता ऐसा क्यों है वो सुनो तुम मुझसे। अब होता ये है कि शुरू में जब ये आती है तो लड़का बड़ा खुश होता है कि आए हाय कटरीना मिल गई, बड़े उसके नाज नखरे उठाता है। मगर फिर उसे पता चलता है कि जिसे कटरीना समझ रहा था वो कटरीना नहीं, फितना है, फितना। बस फिर जिसे कटरीना समझा होता है उसी कटरीना से कतरा कतरा कर निकल रहे होते हैं। ये होता है। अच्छा, बात अभी यहाँ खत्म नहीं हो गई, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हो गई। अच्छा, और सुनो तुम मुझसे, एक मजे की बात मैं तुम्हें और बताऊं। हम मर्द जो होते हैं ना, हम जब मर्द होते हैं, हम बाहर जाकर जिन औरतों को देखते हैं और जो टीवी में हमें औरतें दिखाई देती हैं, आए हाय कहाँ वो बल खाती हुई मौजे सहारंगेज, और कहाँ ये फैला हुआ दरिया, कहाँ वो उड़ती हुई तितलियां, हाय, और कहाँ ये कुड़क मुर्गियाँ चली आ रही होती है। तो भाई जब ये होगा तो फिर वो भी होगा। ये तो बहुत बड़ा अलमिया आपने बताया नाज़रीन, वाकई इनका दुख हमारी समझ में आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि रिश्ते तो आपके बहुत लगते रहे, तो ऐसा भी हुआ कि आपके घर वालों ने जब कोई रिश्ता देखने गए तो वहाँ कोई डिमांड वगैरह की हो? अबे सवाल तो ऐसे कर रहे हो जैसे मरीख से आए हो। इतने नन्हे मत बनो मेरी जान, ये सब होता है, तुम भी जानते हो। नहीं, फिर भी कुछ तो बताएं ना हमारे नाज़रीन के लिए, कुछ तो बताएं। हाय हाय, नाज़रीन की आड़ में मेरी जिंदगी की सारी कहानी की टोले रहे हो तुम। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता देते तुम्हें ये बात भी। एक मर्तबा हम गए रिश्ते के लिए, अम्मा अब्बा भी साथ थे, सब साथ थे, बड़ा मजा आ रहा था और रिश्ता भी जानी तय हो गया, रिश्ता भी तय हो गया। मगर अब्बा ने एक गड़बड़ कर दिया, अब्बा ने पंगा ले लिया। अब्बा ने क्या किया, कहने लगे कि भाई हमारा इकलौता बेटा है और तुम हमारे इकलौते बेटे के लिए बहुत सारा जहेज दो, ठीक है। अब भाई जहेज की बात है, उसने जैसे सुनी उसने सबसे पहले तो एक काम किया, उसने टेबल पर जितनी भी मिठाइयाँ रखी हुई थी सारी मिठाइयाँ सबसे पहले तो अंदर रखवाई और जितने भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों से उसने कहा कि भाई साइड में आ जाइए। अब्बा से कहा कि हुजूर जरा सामने आके बैठ जाइए। अब्बा बड़े खुश सामने आके बैठ गए। अब्बा सामने आके बैठे तो अब्बा ने कहा कि जी फरमाइए, क्या कह रहे थे आप? कहेंगे नहीं, आप बताइए आप क्या मांग रहे थे। अब्बा ने कहा हम तो जहेज मांग रहे थे। तो उसने क्या किया, देखो भाई, सबसे पहले तो उसने अब्बा को ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसे ही यूं करके, ऐसे यूं करके, ऐसे अब्बा को देखा। उसके बाद अब्बा से कहा यूं करके, ऐसे अब्बा के सामने किया, इसको हटाओ मैं, ऐसे करके अब्बा के सामने उसने यूं किया। ये जो आप इस तरह से लानत दे रही है, लानत तो मेरे ऊपर भी आ रही है। नहीं, मतलब तुम्हें मैं लानत नहीं भेज रहा, ये मैंने कोई इरादतन नहीं किया, ऐसा अल्लाह की तरफ से हुआ है। क्या मतलब? अरे नाराज क्यों हो रहे हो यार, इत्तेफाक से हो गया हूँ। बिला वजह में नाराज हो रहे हो। अब भाई उसने अब्बा को, अच्छा अब्बा घबरा गए जब उसने ऐसे किया ना अब्बा की तरफ। देखो जरा सामने से देखो, इसकी तरफ देखो यार, मेरा जी खुश होगा। अब्बा की तरफ जब उसने ऐसे किया अब्बा घबरा गए। अब्बा हैरान हुआ। अब्बा ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप? उसने अब्बा से कहा कि तुमने क्या मांगा? अब्बा ने कहा जहेज। उसने कहा कि जहेज एक लानत है। और अब्बा यूं देख रहे हैं कि वाकई जहेज तो एक लानत है, सही दिया इसने जहेज मुझे। ये हुआ हमारे साथ। साबिर मियां, सुना है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ बिल्कुल, 100% इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। नहीं, खुदा न खासा हर मर्द के पीछे नहीं, हर मर्द की कामयाबी के पीछे। माफ करना है, जरा गलती हो गई, बल्कि गलती बहुत बड़ी हुई है, माफ करना। मर्द के पीछे नहीं, माफ करना, मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसीलिए, किस लिए? इसीलिए तुम्हारा भाई एक नसीहत करेगा आज, क्योंकि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसलिए
مزید کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو بیویوں کے اضافے کرو. واہ بھائی واہ، زبردست مشورہ تو بڑا زبردست ہے ناظرین. ویسے ایک بات ہے استاد، تمہارے بھی کچھ ارادے بنتے نظر آ رہے ہیں. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا ناظرین کے لیے ہمارے. ناظرین کی آڑ میں تم بیٹا کیے جاؤ اپنا کام، کیے جاؤ. جی صابر بھائی یہ بتائیے گا، چلیں یہ ساری باتیں تو ہو گئیں، یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے دوسری شادی کی تو کچھ ہنگامہ وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ ابے پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو. یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر مریخ سے کس سلسلے میں آئے ہو؟ کیا مطلب مریخ سے؟ میں سمجھا نہیں. ابے جب یہیں کے ہو تو تمہیں نہیں پتا کہ دوسری شادی پر کیسے کیسے ہنگامے ہوتے ہیں؟ نہیں مجھے تو معلوم ہے صابر بھائی، میں یہیں کا ہوں، مجھے معلوم ہے. میں تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آپ سے معلوم کر رہا ہوں نا. اچھا چلو مان لیا ناظرین کے لیے پوچھ رہے ہو، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. دیکھو بھائی، جب دوسری شادی ہوتی ہے، تمہارے ناظرین بھی سن لیں، جب دوسری شادی ہوتی ہے تو دو کام ضرور ہوتے ہیں. پہلا کام یا تو ہنگامہ ہوتا ہے یا پھر بچے ہوتے ہیں. اگر شادی کے بعد بچے ہوں تو شادی ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ. اور اگر شادی کے بعد ہنگامے اور جھگڑے ہوں تو شادی ماشاء اللہ. اچھا مزہ آ گیا. اچھا صابر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو دوسری شادی آپ کی ہوئی، ذرا پتہ لگے نا ناظرین کہ دوسری کیسے ہوتی ہے. یہ جو دوسری شادی آپ کی ہوئی یہ کیسے ہوئی تھی؟ دوسری شادی ہوئی کیسے؟ ابھی کیا سوال پوچھ لیا. دیکھو میری جان، قسمت کے، قدرت کے کچھ کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں، بہت نرالے ہوتے ہیں قدرت کے کچھ کھیل. ایک مرتبہ ہوا یہ، تم یار یہ بات گر رہا ہو، مزہ نہیں آ رہا ہوئی. اچھا اب ہوا کیا کہ یہ جو قدرت کے، میں نے تم سے کہا کچھ کھیل نرالے ہوتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ میں چنکی میں سفر کر رہا تھا. اب سامنے ایک ٹرک تھا، ٹھیک ہے، یہ ادھر دیکھو، یہ میں چنکی میں سفر کر رہا ہوں، سامنے میرے ایک ٹرک ہے. اب ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا آؤ شادی کرے. اوئے ہوئے، میں نے جیسے یہ پڑھا میں نے کہا کہ لے بھائی صابر، لے صابر، تیری تو لاٹری کھل گئی. میں نے کہا صابر، تیرے قسمت کی جو رانی ہے، تیرے جو خوابوں کی شہزادی ہے، وہ اسی ٹرک میں ہے. لو بھائی پھر جاتا، میں نے چنکی سے جم ماری اور جا کر ٹرک میں بیٹھ گیا. میں اب ٹرک میں بیٹھ کر اپنی جو ہیروئن تھی اس کو میں تلاش کر رہا ہوں اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شابیر تو ہیرو اور اس ٹرک میں تیری ہیروئن. لو بھائی ٹرک تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک آواز آئی، ٹرک کو روکو، ہم پولیس والے ہیں اور ہمیں تلاشی لینی ہے. پتا چلا اس ٹرک کے اندر ہیروئن ہے. اس دن ہمیں پتا چلا کہ دنیا میں جتنے بھی الو کے پٹھے ہیں، تمہارا بھائی ماشاءاللہ سے سب کا لیڈر ہے. ارے نہیں، یہ اس طرح سے صابر میاں اپنے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ اس طرح سے نہ کہیں اپنے بارے میں، ماشاءاللہ اچھے بھلے آدمی ہیں آپ. ارے نہیں، کہنے دو. ہم نے جب پولیس والوں کی یہ بات سنی کہ اس میں ہیروئن ہے تب بھی نہیں سمجھے تو الو کے پٹھے ہوئے نا. ہم تب بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. لے بھائی صابر، پولیس والے نے بھی تیری ہیروئن کنفرم کر دی ٹرک کے اندر. اس کے بعد ہم نے ایک پولیس والے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا اور ڈنڈے پر لکھا تھا آجا مورے بالما، تیرا انتظار ہے. پتہ نہیں کیوں انہیں بالما میں لگا. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی بھائی صاحب، روشنی نہ رہی. پھر ہوا یہ کہ جب ہوش آیا میں نے دیکھا میں اسپتال میں ہوں، سامنے ایک نرس کھڑی مسکرا رہی، یوں دیکھ رہی ہے مجھے. وہی نرس
मेरी दूसरी। वलीमे की जो तकरीब है वो आजकल नाज़रीन जो बहुत फैलती चली जा रही है, वलीमे की जो तकरीब होती है। तो हम साबिर मियाँ आप बताइएगा कि आपके जो वलीमे की तकरीब हुई थी वो कैसी थी? अरे वलीमे का मत पूछो, वलीमे ने तो ऐसे ऐसे शरीफों और महजिबों की पोल खोली है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। देखो शादी के कार्ड में क्या लिखा होता है, शादी खाना आबादी, लेकिन हमारे वलीमे ने साबित किया कि शादी खाना आबादी नहीं बल्कि शादी खाना आबादी होती है। अब हुआ क्या कि भाई तुमने तो देखा होगा बड़े शराफत से बैठते हैं लोग, ऐसे मौजे, ये टाई लगी हुई है, मौजे बन के बैठे हुए ऐसे, औरतें ऐसे लिपस्टिक लगा रही हैं, बड़े तमीज से बैठो मामा जाओ, बड़ी मौजिब बनी हुई। अबे भाई जब खाना खुला है तो खाना खोलने के बाद ऐसे टूट के पड़े हैं खाने पर, यूं लग रहा था कि खाना ना हो बल्कि कौमी खजाना। अच्छा साबिर मियाँ, एक तो बड़ी खास बात हमें मालूम हुई है आपकी ज़िंदगी के बारे में और बड़ी हैरत अंगेज़ कि जब आप बारात लेकर चले, दूसरी शादी की बारात लेकर गए, तो वहाँ पहुँचकर आपके वालिद साहब ने ये कहा और ऐलान किया कि साहब हम जहेज़ नहीं लेंगे। तो क्या दुरुस्त है ये बात? हाँ, अब्बा ने ऐलान किया हम जहेज नहीं लेंगे। तो वो जो लड़की का बाप, अम्मा बड़ा चिल्लाए, अम्मा कह लेंगे कि तुम्हें तो औरतों का पता है, अम्मा कह लेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, हम तो जहेज लेंगे। अब्बा कह लेंगे खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई जहेज की बात नहीं करेगा, जहेज हम लोग नहीं लेंगे। और वो जो लड़की का बाप था बड़ा खुश हुआ, कह लेंगे यार बड़े अच्छे खानदान में हमारी बेटी जा रही है। उसने कहा, कह लेंगे कि भाई साहब लुड्डन भाई, अब्बा का नाम लुड्डन है, कैसा प्यारा नाम है अब्बा का, कैसा महजिब नाम है। कह लेंगे कि भाई लुड्डन भाई थोड़ा बहुत जहेज तो चलता ही है। अब्बा ने कहा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, जहेज हम नहीं लेंगे। लड़की के बाप के जज्बात से आंखों में आंसू आ गए। उसने ऐसे झब्बी ली, ऐसे पंजाबी झब्बी ली, ऐसे अब्बा को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अचानक उसने अब्बा को ऐसे पीछे धकेला, खुद भी पीछे हटा। अब हम सब परेशान के भाई ये क्या हो गया। पता चला कि जब उस लड़की के बाप ने अब्बा को अपने कलेजे से सीने से लगाया तो अब्बा ने उसके कान में क्या कहा, अब्बा ने उसके कान में कहा हमें जहेज नहीं चाहिए, कैश दे दो, कैश। लो भाई ये ओह माय गॉड, हम तो खुश हो रहे थे नाज़रीन कि शायद कोई एक ऐसा बाप भी है जिसने अपने बेटे की शादी में जहेज लेने से इनकार कर दिया। खोदा पहाड़ और निकली आखिर बारात। अच्छा साबिर साहब, फिर क्या हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो फिर रुखसती हुई या नहीं हुई? नहीं, रुखसती तो हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो कैसी हुई वो सुनो तुम। कि जहेज की गाड़ी मैंने देखी कि जहेज की गाड़ी लड़की वालों की जो हॉल उन्होंने बुक किया था वहां से निकली जहेज की गाड़ी। अब जहेज की गाड़ी के साथ सारे बाराती निकल लिए। अब भाई हम भी घर पहुंच गए, सब घर पहुंच गए। अब सब घर वाले देख रहे हैं जहेज में ये आया है वो आया है, सारा सामान देख रहे हैं जहेज का। अब मैंने सोचा कि यार साबिर तू यहाँ क्या कर रहा है, अंदर जा हो जरा उर्दूसी में है, अपनी जो तेरी दुल्हन है उसका घूंघट उठा, तेरे दिन है अभी। मैं अंदर गया, फिर मैंने देखा अंदर कोई है ही नहीं। मैं बड़ा परेशान भाग के बाहर आया। मैंने बाहर आके अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा दुल्हन तो मेरी अंदर है ही नहीं। अम्मा ने एक लम्हे सोचा यूं करके, फिर अम्मा ने ऐसे कलेजा पीट के कहा हाय अल्लाह गजब हो गया, जहेज तो आ गया, दुल्हन वहीं रह गई। ये तो बहुत बुरा हुआ नाज़रीन, कितना दिल दुखा होगा दुल्हन का। अच्छा साबिर भाई, अब तक खैर से कितनी दुल्हनों का आप घूंघट उठा चुके हैं? अरे भाई एक दुल्हन का घूंघट उठाया था, उसके बाद तौबा कर ली कि किसी का घूंघट नहीं उठाएंगे। हुआ ये कि हमने जैसे ही अपनी बेगम का घूंघट उठाया वो अचानक पीछे हटी, कहेंगे तुम कौन, सलमान खान कहाँ है। तो भाई तमाम जितने भी लड़के हैं हम उन्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि याद रखना कोई भी शौहर अपनी बीवी का हीरो नहीं होता, हालांकि होना चाहिए। और कोई भी बीवी अपने
हीरो को कभी शोहर नहीं बना सकता। अच्छा, ख़वातीन का आज हम बड़ा फेवर कर रहे हैं नाज़रीन, और ख़वातीन ही के हवाले से एक और सवाल मैं दूल्हा के सामने रखने जा रहा हूँ। अमूमन ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि उन्हें शौहर की तरफ से मोहब्बत नहीं मिलती, तो आप बताइएगा कि क्या आप अपनी बेगम से इजहार मोहब्बत करते हैं? भाई देखो, बात ये है, सच्ची सच्ची बात बताऊंगा, बात ये है कि बीवी से मोहब्बत का इजहार करने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर खुया रहे हैं जहाँ खारिश नहीं। अच्छा, साबिर भाई ये बताइएगा कि वो नौजवान जो माशाल्लाह अभी हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो शादी का इरादा भी रखते हैं, तो उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कोई अच्छा सा मशवरा। भाई वो नौजवान जो शादी के ख्वाब देख रहे हैं, उनको हम एक मशवरा ये देंगे कि शादी हमेशा छोटे कद की औरत से करें। क्यों? देखो ना, मुसीबत जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। वाह 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 साबिर भाई वाह। नाज़रीन, आज साबिर भाई हमें ज़िंदगी जीने के वो उसूल और गुर बता रहे हैं कि बस शादीशुदा ज़िंदगी में बस फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, एक सवाल आप बहुत इंजॉय करेंगे नाज़रीन, वो भी साबिर भाई के सामने हम रखते हैं। साबिर भाई, एक मर्तबा ऐसा भी हुआ शायद कि आपकी इनकी दुल्हन बदल गई थी, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी दुल्हन बदल गई थी? अबे दुल्हन नहीं बदली, सिनेरियो बदल गया था मेरी जान, सिनेरियो बदल गया था। हुआ ये कि अम्मा ने मुझसे कहा, हमारी अम्मा ने, कह लेंगे साबिर तू तो शाहरुख खान लगता है। अच्छा, अम्मा हमारी झूठ नहीं बोलती कभी भी। अच्छा, तो जब आपकी अम्मा ने ये कहा कि साबिर तू तो शाहरुख खान लगता है, तो उस वक्त वो आपकी तारीफ कर रही थी या शाहरुख खान की बुराई कर रही थी? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मतलब मेरा ये है कि वो आप कुछ बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा ने क्या मुझसे कह लेंगे कि भाई साबिर तू तो शाहरुख खान लगता है, मैं तेरे लिए चांद जैसी दुल्हन लेकर आऊंगी, मैं बड़ा खुश। लो भाई, जब मेरी शादी हुई और सुबह वो मुंह धोकर आई तो मेरी चीखें निकल गई, मैं भागता हुआ आया। मैंने कहा अम्मा तुमने तो कहा था कि चांद जैसी बहू लाओगी, इसके तो मुंह पे बड़े बड़े डेंट पड़े हुए। तो अम्मा कहने लगी बेटा मैंने अपना वादा सही से निभाया है, ये चांद जैसी तो है। तूने सुना नहीं, साइंसदानों ने क्या बताया है कि चांद पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अच्छा, ये बताइएगा साबिर भाई कि एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी के लिए बीवी की जो तारीफ होती है वो करना कितना जरूरी होता है? देखो मेरी जान, तारीफ करो, जरूर करो, मगर होशियारी के साथ। मेरी जान, ये बीवी है बीवी, इसको चकमा देना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, एक बात मैंने सोचा कि भाई थोड़ी तारीफ कर दी, थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए। तारीफ करूँगा तो पता क्या होगा? मैंने कहा यार जरा घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, बेगम खुश हो जाएंगी। मैंने कहा रुकैया आए हाय, इस नीले लिबास में क्या पटाखा लग रही हो भाई, कयामत लग रही हो। और ये जो तुम्हारे बाल है, ये जो तुमने आज हेयर स्टाइल बनाया है, ओहो, मैं कहता हूँ कि क्या जबरदस्त हेयर स्टाइल बनाया भाई, खत्म है, हटो बच्चों। लो भाई, उसके बाद जो मिसाइलों की बारिश हुई है, बेगम कहने लगी, खुश होने के बजाय क्या कह रही है? कह रही है मुझसे, कह रही है कि ये जो तुमने जो कहा है ना नीला जोड़ा, ये नीला नहीं काला आया था, और वो भी तुम्हारी शादी के वक्त आया था बरी में, और एक हफ्ते में इसका रंग उतर गया तो काले से नीला लग रहा है तुम्हें। अब मैं यूं ऐसे परेशान। फिर कह लेंगे और ये जो तुम मेरे हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहे हो ना, ये कोई हेयर स्टाइल नहीं है। कह लेंगे सुबह उठने के बाद से अब तक मुझे कंघी करने का मौका नहीं मिला, उसके बाद जो हम शर्मिंदा हुए। वाकई ये तो है। अच्छा एक बात बताओ, देखो तुमने मुझसे इतने सवालात किए हैं, एक सवाल तुम भी मेरा सुनो और उसका जवाब दो। हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं, कीजिए। ये बताओ कि सुनो, तुम भी शादीशुदा हो ना? जी हाँ बिल्कुल। तुम्हारा चेहरा बता रहा था।
देखो मुझे ये बताओ कि ये जो एक शादीशुदा आदमी की जो जिंदगी होती है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बताओ और खुल के बताओ। शादीशुदा मर्द की सबसे बड़ी परेशानी ज़ाहिर है कि घरदारी होती है। वो जो घरदारी करता है वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी। घरदारी? क्या कहा, घरदारी? घरदारी, रुक गए ना घर वाली कहते कहते। नहीं ऐसी तो खैर कोई बात नहीं थी। आज खैर छोड़ें इन बातों को। ये बताइएगा कि आपकी जब शादी हुई थी तो उसमें रस्में कैसी कैसी हुई थी? शादी में अरे सारी रस्में हुई, सबसे जो बड़ी रस्म हुई ना वो ही जूता छुपाई की। हमारी सालियों ने हमारा जूता छुपा दिया। अब भाई ससुर आए थैली लेकर, कह लेंगे बेटा मुझे पता था कि तेरा जूता छुपा दिया जाएगा, अब तू मेरा दामाद है तो मैंने तेरे लिए जूतों का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। लो भाई हम बड़े खुश हुए, मैंने कहा लाइए निकालिए जूता। अब जब उन्होंने थैली में से जूते निकाले तो मैं देख कर चौंक गया है। मैंने कहा भाई ये तो मेरे वही जूते हैं जो मस्जिद में से चोरी हुए थे। मैं परेशान भागा गया मैं अब्बा के पास। मैंने कहा अब्बा ये कहाँ फंसा दिया तुमने। अब अब्बा क्या कहने लगे, कह लेंगे बेटा तेरी अम्मा की आरज़ू थी कि शादी अपने जैसों में करेंगे, बिल्कुल अपने जैसों में शादी करेंगे। फिर अब्बा ने कहा कि बेटा टेंशन मत ले, शादी एक बार कर ले, एक बार शादी कर ले, उसके बाद फिर जूते ही जूते। बड़े बड़े फलसफे मालूम हो रहे हैं आज। अच्छा ये बताइएगा कि ये इतनी सारी जो शादियां आपने कर रखी हैं, ये इतनी शादियां करने का ख्याल कैसे आया आपको? ये सवाल लायो तुम, बड़ा जानदार सवाल कि इतनी शादियां करने का ख्याल कैसे आया। एक बार ऐसा हुआ जानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा था मैं। उस किताब में एक शेर था कि वो क्या था कि वो खुदा ने आज तक वो हाँ जी वो मुझे याद है। वो इस तरह से है वो शेर के खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने। हाँ, इस शेर को पढ़ने के बाद तुम्हारे भाई की खोपड़ी में क्या ख्याल आया ये सुनो। मैंने कहा ये शेर यूं नहीं होना चाहिए। मैंने कहा साबिर ये शेर दरअसल ये है, खुदा ने आज तक उस शोहर की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी बदलने का। लो भाई उसके बाद धड़ाधड़ लग गई। जी नाजरीन, बहुत सारी बातें हमें साबिर मियाँ के ज़रिए मालूम हो रही हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं उस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जल्दी का काम शैतान का। जी हाँ, और हमारे इस सेगमेंट का नाम भी आप जान लीजिए, इसका नाम है कि जल्दी का काम शैतान का। और हम कुछ अल्फाज रखेंगे अपने मेहमान के सामने और हमारे मेहमान से हम ये चाहेंगे कि जल्दी का काम शैतान के मज़दाक़ फ़ौरन जल्दी से उस लफ्ज़ से मुतालिक जो भी इनके ख़यालात हैं फ़ौरन हम तक पहुंचा दें और आप तक पहुंचा दें। तो चलें लेकर चलते हैं आपको अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जी साबिर मियाँ, ये जो हमारा सेगमेंट है जल्दी का काम शैतान का, तो इसके लिए तैयार है फिर आप? जी ठीक है, सही है, तैयार हूँ, बोलिए बताइए। जी तो पहला लफ्ज़ है सहरा। अच्छा, वो जो सहरा होता है वो इसलिए माना जाता है कि रास्ते में जो दूल्हा है वो गैर औरतों को ना देखे। बीवी। बीवी पहले फूल बाद में गोभी का फूल। अच्छा, जूता छुपाई की रस्म। मस्जिदों से आइडिया मिला। जहेज। माले गनीमत। और महर। देखो भी अगर ज्यादा हो तो भत्ता। अच्छा, फोटोग्राफर। सबसे बड़ा ताड़ू। अच्छा, शौहर। कुर्बानी का बकरा। जी नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट की जानिब जिस पे हम लेते हैं आपके सब्र का इम्तिहान। क्यों? इसलिए कि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने मेहमान से कि वो हमें कोई गीत सुनाए, और जब हमारा मेहमान अपनी आवाज़ में गीत सुनाता है तो ये हमारे और आपकी समातों का बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। तो चलें चलते हैं इस इम्तिहान की जानिब। जी साबिर भैया, हमारे प्रोग्राम का एक तरीक़ाकार ये है,
ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہماری مہمان شخصیت کو کوئی گیت سنانا ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو. تو ہم چاہیں گے کہ کوئی گیت ہو جائے. ناظرین ہو جائے, تالیاں بجائیں تاکہ تھوڑا سا ذرا جذبہ پیدا ہو. صابر میاں جی, صابر میاں کوئی گیت. یہ بڑا عجیب سا سیگمنٹ ہے, لیکن چلو ایک گیت میں آپ کو سناتا ہوں. شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہی کھانا بڑا دیر سے کھلتا ہے, کھانا بڑا لیٹ ہو جاتا ہے, بچے رو رہے ہوتے بیچارے, کھانا نہیں ملتا. اس پر میں آپ کے ناظرین کو ایک گیت سناتا ہوں. یوں ہی یوں ہی تنبو میں بیٹھے رہو. واہ واہ, کیا بات, کیا واہ. یوں ہی تنبو میں بیٹھے رہو, آج کھانے کی ضد نہ کرو, آج کھانے کی ضد نہ کرو. صابر بھائی کچھ اور بھی ہو جائے نا, ہے ناظرین, کچھ اور بھی سنائیں, مزہ آئے گا. یار نہیں, شرم آتی ہے. کیا مطلب, یہ 3 شادیوں کے بعد بھی شرم آ رہی ہے آپ کو؟ کیا مطلب بھائی؟ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی سنائیں نا, تھوڑا ہو جائے, ہے ناظرین. ایک ہی باتیں نہیں کرو بھائی. چلو ہم ایک گیت تمہیں اور سناتے ہیں. وہ جو رخصتی کا وقت ہوتا ہے نا, وہ جو رخصتی کا وقت ہوتا ہے, چلو رے ڈولیو, وہ ہم آپ کو سناتے ہیں, مگر اس میں ہمارے دل کی آواز ہوگی. ہم ناظرین, آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اپنی دل کی آواز سنائیں گے ان کو. اب جب لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے میری جان, کہ ایک جو ڈی جے ہوتا ہے, ایک گیت چلاتا ہے. وہ گیت بھی آپ کو سناتا ہوں, اپنے دل والا, وہ والا گیت. چلو بھائی. چلو رے ڈولیو, چلو رے ڈولیو, شامت آئی, پیا کے گھر کی شامت آئی. ڈن 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 ڈن. چلو رے ڈولیو, شامت آئی, پیا کے گھر کی شامت آئی. بس بھائی. جی صابر میاں, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. دل تو چاہتا تھا ناظرین کہ یوں ہی صابر میاں سے گفتگو ہوتی رہے اور ہمارے اور آپ کے لیے خوشگوار لمحوں کی ایک برسات جاری رہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے, اور کیونکہ صابر میاں کو ابھی باراتی باہر کھڑے ہیں, ڈھم ڈماٹم ساری آوازیں آ رہی ہیں, اور صابر میاں کچھ تڑپ بھی رہے ہیں بارات لے جانے کے لیے. تو چلیں, ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی زبردست سے مہمان کے ساتھ حاضری دیں گے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نجات میں. ہاں, تو اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, بائے بائے.